आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है संजय पटेल और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आपके सामने है कोर्स स्ट्रक्चर केमिस्ट्री क्लास 11th। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमारे सिलेबस में है, किस तरीके से हमें पढ़ना है, किस तरीके से हम इसे आगे लेके बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा कि हमारा जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो 14 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। इन 14 चैप्टर्स को भी फिर सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये सबसे आईएमपी चैप्टर माना जाता है, या फिर मेरे शब्दों में मैं कहूँ तो ये सबसे अच्छा चैप्टर भी है, क्योंकि इसमें हम पढ़ते हैं जो केमिस्ट्री के जो छोटे छोटे टूल्स हैं जिन्हें हम बार बार यूज़ करेंगे क्लास 11 थ्रू आउट द क्लास 11 क्लास 12, और इसी को हम बार बार लेके आगे चलेंगे। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में हम बेसिकली जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, डाल्टन्स थ्योरी, मॉलिक्यूलर थ्योरी, कॉन्सेप्ट थ्योरी, concepts of element, atoms and molecule, atoms and nuclei, and atomic mass, molecular mass, mole concept, some formulas, chemical reaction, stoichiometric calculation। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटे छोटे टूल्स हैं जिन्हें हम बार बार यूज़ करेंगे थ्रू आउट द सिलेबस, क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी। उसके बाद दूसरा चैप्टर आता है हमारा क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जैसा कि हमने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम किसके बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनसाइड द एटम किस तरीके से अरेंज होते हैं, किस तरीके से इनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रिवॉल्व होते हैं, कौन कौन सी हमारी थ्योरीज हैं जिनके अकॉर्डिंगली हमने इसको क्लासीफाई किया हुआ है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, थॉमसन मॉडल क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, रदरफोर्ड मॉडल क्या है, रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशंस क्या है, बोर मॉडल क्या है, बोर मॉडल की लिमिटेशंस क्या है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेल क्या है, सब सेल क्या है, और आगे डी ब्रोगली रिलेशनशिप, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये जो बेसिक आपका 9th क्लास में हमने जो पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट को उठाएंगे, बेसिक आइडिया हमारा जो 9th क्लास में था वही रहेगा, प्लस उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे कि किस तरीके से और बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग बन पाए हमारे एटम के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज़। क्लास 10th में हम ये पढ़ चुके हैं कि कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है, लेकिन वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट बेसिक था। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत डिटेल में होगा, किस तरीके से हमने अरेंज किया हुआ है, किस तरीके से एसपीडीएफ ब्लॉक किए जाते हैं। जो हमने ब्लॉक में डिवाइड किया था, हमें नहीं पता था कि ब्लॉक में किस तरीके से डिवाइड किया गया है, क्यों अरेंज किया गया है एलिमेंट्स को, किस तरीके से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो हुआ अभी तक। पहले तो हम पढ़ेंगे ब्रीफ हिस्ट्री। ब्रीफ हिस्ट्री मतलब जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डोमिनेट राइट्स क्या होते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव्स क्या होते हैं, या फिर हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, यहाँ तक की जो जर्नी थी उसे हम पूरा का पूरा पढ़ने जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा क्या, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। तो अब हम जो 9th क्लास में जो पढ़ते थे, 9th क्लास से जो पढ़ते आ रहे हैं, स्ट्रक्चर क्यों बॉन्ड बना रहा है, या बॉन्डिंग हो रही है तो क्यों हो रही है, क्यों एटम इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है या इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, आयोनिक बॉन्डिंग कब होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग कब होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कब होगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने जाएंगे। किस तरीके से हम किसी एटम का स्ट्रक्चर देखने जाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। तो इसे बहुत डिटेल में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पांचवा चैप्टर जो है स्टेट ऑफ मैटर है, जिसमें गैसेस एंड लिक्विड्स के बारे में हम बात करने जाएंगे। बेसिकली सॉलिड स्टेट को हम क्लास 12th में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम दो स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे, जिसमें क्या है, गैसेस और लिक्विड। तो गैसेस और लिक्विड में हम क्या पढ़ने जाएंगे कि गैसेस को कौन कौन से लॉज गवर्न करते हैं, किस तरीके से मॉलिक्यूलर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ये काम करते हैं, गैलियोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। उसके बाद रियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से हम गैसेस को लिक्विफाई करते हैं। जैसे आपने देखा होगा एलपीजी सिलेंडर हमारे यहाँ पे आता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्यों लिक्विफाई करने की ज़रूरत पड़ती है और कैसे लिक्विफाई होती है, क्या सारी गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है, इन सारे क्वेश्चंस का हम आंसर तलाशने की कोशिश करेंगे किसमें, स्टेट्स ऑफ मैटर में। फिर आता है केमिकल थर्मोडाइनमिक्स। अब कॉन्सेप्ट जो हमारे यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हीट से रिलेटेड है, जितनी भी केमिकल प्रोसेसेस में हीट है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हीट से किस तरीके से गवर्न होती है, क्या सिस्टम होता है, क्या सराउंडिंग होती है, किस तरीके से वर्क, एनर्जी और हीट आपस में इंटर रिलेटेड हैं, क्या एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कब होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होगी, क्या इनके इफेक्ट्स रहेंगे, हैज़ लॉ क्या रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में बड़ा डिस्कस करने जाएंगे। ये आपके लिए प्योरली पूरा का पूरा नया चैप्टर रहेगा।
उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे, ये भी आपके लिए पूरा का पूरा नया चैप्टर है कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम अटेंड होता है, कब इक्विलिब्रियम अटेंड होगा और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरीके से ये गवर्न होता है, किस चीज़ किन कौन कौन सी जो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, लेचिटलिटी प्रिंसिपल क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे, कोई कब घुलता है कब घुल नहीं घुलेगा, क्यों घुलते हैं, ये चीज़ें कुछ घुलनशील होती हैं कुछ नहीं होती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में, सॉल्युबिलिटी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। 10th क्लास में एलिमेंट्री आइडिया आपको मिल गया था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन चैप्टर नंबर 1। जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े थे हमने, तो उसमें बेसिक आइडिया हमें मिल गया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। लेकिन यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन कैसे होता है, किस चीज़ का रिडक्शन है, कब ऑक्सीडेशन है, तो वहाँ पे हमने बहुत एलिमेंट्री आइडिया के बारे में बात की थी। यहाँ पे हम उसे डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे, एक रिडॉक्स रिएक्शन। आगे है हमारा क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे अलग है, गैसेस स्टेट में होने के बाद भी वो किसके साथ होता है, एल्कली मेटल्स के साथ प्रेजेंट होता है। क्यों उसके इतने एनोमलस बिहेवियर्स देखने को मिलते हैं, किस तरीके से उसे पीरियोडिक टेबल में क्यों रखा गया है, अकरेंस कहाँ पे होता है, क्या क्या आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, क्या क्या यूजेस हैं, और हाइड्रोजन के बारे में बाकी बहुत सारे उसके कंपाउंड्स हैं, जैसे कि अपने हैवी वाटर हो गया या फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो गया, इनकी प्रिपरेशन क्या होती है, क्या स्ट्रक्चर होते हैं, और हाइड्रोजन को एज एन फ्यूल हम कैसे यूज़ करते हैं, या फिर हमारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें हम एज एन फ्यूल हाइड्रोजन इकोनॉमी की तरफ क्यों बढ़ना चाहते हैं, या हाइड्रोजन को कैसे यूज़ करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसमें चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन में। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। या फिर आपको अभी बहुत सारी दिक्कत भी आएंगी धीरे धीरे करके, कि जैसे पढ़ने में अभी तक जो हम पढ़ते थे फेस टू फेस में पढ़ना था, अब उसके साथ में हमारा क्या हो गया ऑनलाइन, जिसमें मुझे नहीं पता चलता है कि आपको क्या दिक्कत है और नहीं समझ में आता है कई बार कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो धीरे धीरे करके हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू हम इसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए चैप्टर नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 है एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, जिसमें एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से एल्कली मेटल्स के अंडर आएंगे, कौन कौन से एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंडर आएंगे, किस तरीके से ये पाए जाते हैं, ऑकरेंस क्या होता है, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या इनके कंपाउंड्स होते हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन डिटेल। नाउ चैप्टर नंबर 11 सम पी ब्लॉक एलिमेंट। सेम इसका पढ़ने का तरीका रहेगा। यहाँ पे हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी है। तो क्लास 11th में हम पढ़ेंगे सिर्फ ग्रुप 13 एलिमेंट एंड ग्रुप 14 एलिमेंट, और क्लास 12th में हम आगे के एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो हम हमारा जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को पढ़ने का तरीका होता है, या एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ने का तरीका होता है, इसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, उन एलिमेंट्स की ऑकरेंस किस तरीके से होती है, कहाँ पे पाए जाते हैं, किस तरीके से हम उन्हें यूज़ करते हैं, क्या क्या उनके कंपाउंड्स होते हैं, कौन कौन से किस तरीके से उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो डिटेल में हम यहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। जैसे क्लास 10th में हमने पढ़ा था कि जो हमारा कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर था उसमें हम थोड़ा सा पढ़ के आए थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, क्या नोमेनक्लेचर है। उसी का भी यहाँ पे डिटेल वर्जन आएगा कि IUPAC नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, इन दोनों तरह के एनालिसिस के बारे में हम बात करने जाएंगे। किस तरीके से बहुत सारे इफ़ेक्ट्स जो ऑब्जर्व किए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, उन चीज़ों के बारे में बात करने जाएंगे। कार्बो एनाइन, कार्बो कैटायन, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात करने जाएंगे। उसके बाद बात आती है हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, इनके बारे में, और एरोमेटिक कंपाउंड्स, इनके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने जाएंगे। और चैप्टर नंबर 14 है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन, केमिकल रिएक्शन इन एटमॉस्फेयर, स्मोक क्या होता है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, एसिड रेन क्या होती है, ओजोन लेयर क्या होती है, रिएक्शन क्या होती हैं, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं और किस तरीके से हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण कौन कौन से पॉल्यूशन होते हैं, किस तरीके से इन्हें मिटिगेट किया जा सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या करने जाएंगे, बात करने जाएंगे डिटेल में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो क्लास 11th ये था आपका सिलेबस का ओवरव्यू। कोशिश करेंगे कि हम इन चीज़ों को सिंपल, शॉर्ट एंड प्रिसाइज रख पाएँ।
ज़्यादा से ज़्यादा, और माध्यम कोई सा भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा